आज हम लोग एवरीवन इंग्लिश ग्रामर का एक लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउन एंड नंबर। नाउन आप सब लोग समझते हैं, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं और ज़्यादा कॉमन वर्ड में इसको आप नाम कह सकते हैं। तो कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जो नाम है वो नाउन है। कोई भी वर्ड, शब्द जो नाम है वो नाउन है। तो नाम किसका किसका होता है एवरीवन? नाम बेसिकली किसी पर्सन का होता है, किसी एनिमल का होता है, किसी प्लेस का होता है, किसी थिंग का होता है, किसी फीलिंग का होता है, किसी स्टेट का होता है, किसी आइडिया का होता है, किसी थॉट का होता है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के नाम होते हैं, संज्ञा होती है। तो ये इन सारी चीज़ों को डिनोट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको नाउन कहते हैं, उनको हम नाम, उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब आप सबको पता होना चाहिए एवरीवन कि नाउन दो टाइप का होता है। नंबर के बेस पे नाउन दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर जिसको हिंदी में हम कहते हैं एक वचन और प्लूरल जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुवचन। तो नाउन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या में एक ही है, और नाउन प्लूरल है, इसका मतलब वो मोर देन वन है, एक से अधिक है। तो इस लेसन में जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे उन सब में हम यही देखेंगे कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल है। इसलिए इस लेसन का, इस चैप्टर का नाम है नाउन एंड नंबर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। ये पहला पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं? देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन आरवाई। ठीक है एवरीवन, पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं एवरीवन जिनका अंत आरवाई से होता है। आरवाई से अंत होता है मतलब उस नाउन का, उस वर्ड का लास्ट दो लेटर, अंतिम दो अक्षर, अंतिम दो वर्ण आरवाई होते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है एवरीवन? दे आर कंसिडर्ड प्लूरल ऑल द टाइम। तो इस तरह के नाउन को आपको प्लूरल मानना है ना, बहुवचन समझना है, और एक दो बार नहीं, ऑल द टाइम, हमेशा, हर बार, है ना, एनी टाइम, एवरी टाइम, सदा सदैव, इस तरह के नाउन को आपको प्लूरल ही मानना है। हमेशा प्लूरल कहने का मतलब ये भी होता है कि इस तरह के नाउन का सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड है भाई, कौन कौन से नाउन है जिनका अंत आरवाई से होगा और जिसको हमें प्लूरल मानना है। देखिए, तो पहला वर्ड है जेंट्री, GENTRY, दूसरा वर्ड है पीजेंट्री, तीसरा वर्ड है इन्फेंट्री, चौथा वर्ड है कैवेलरी, पांचवा वर्ड है पोल्ट्री, छठा वर्ड है ह्यूमैनरी। आप देख सकते हैं सबके एंड में आरवाई आ रहा है, हर वर्ड, हर नाउन आरवाई से एंड कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे नाउन इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब इन सबको हमें हमेशा प्लूरल मानना है, प्लूरल समझना है। चलिए, पॉइंट तो सुन लिया हमने, बात सुन ली हमने, रूल सुन लिया हमने, नियम समझ भी गए हम। ठीक है, अब रह गया सवाल कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा और कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए एवरीवन, एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं अमूमन, ग्रामर पर बेस्ड। ठीक है, तो एक सेंटेंस होगा, एक वाक्य होगा, और इन पांचों में से किसी एक वर्ड को या एक से अधिक वर्ड को यूज किया जाएगा इस तरह से। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर, क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम्पल, द जेंट्री एक्सप्लॉइट द पीजेंट्रीज इन इंडिया, एक सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या किया गया है, इस सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और सबके नाम भी रख दिए गए हैं, ABCD। ठीक है, उसी सेंटेंस का ये चार पार्ट है। अब आपको बोला जाएगा कि आप उस पार्ट को बताइए जिसमें एरर है, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है ना, जिसमें गलती है, त्रुटि है, मिस्टेक है। ठीक है एवरीवन, तो चार पार्ट में आप देख सकते हैं ये सेंटेंस बटा हुआ है, और अगर आपने ध्यान से सुना है, इस पॉइंट को समझा है, इस रूल को, तो आप बता सकते हैं कि पार्ट सी हमारा आंसर है, पार्ट सी में एरर है। ध्यान से देखिए क्या एरर है, यहाँ पे आपको चार शब्द दिख रहे होंगे, द पीजेंट्रीज इन और इंडिया। ठीक है, अब इन चारों में ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है पीजेंट्रीज, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पीजेंट्रीज करके कोई वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं है। आपने अभी सुना क्या सुना कि पीजेंट्री को हमें हमेशा प्लूरल मानना है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। अच्छा, वो पहले से ही प्लूरल है तो क्या जरूरत है भाई वाई हटाकर आई लाकर उसमें ये जोड़ने की? ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना इतराने की, इतना पागल बनने की कोई जरूरत नहीं है। पीजेंट्रीज इज नो वर्ड, देयर इज नो सच वर्ड एज पीजेंट्रीज इन इंग्लिश।
ठीक है एवरीवन, तो प्रेजेंटीज गलत शब्द है। अब वो शब्द गलत था इसलिए सेंटेंस गलत है। आप उस शब्द को इंप्रूव करेंगे पूरा सेंटेंस सुधर जाएगा। तो सही वर्ड क्या होना चाहिए एवरीवन? सही वर्ड होना चाहिए पीजेंट्री। आप पीजेंट्रीज को प्रेजेंट्री करेंगे तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में, है ना, जिसको कि एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर भी कहते हैं, सवाल इस पॉइंट पर बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एवरीवन। अगला एग्जाम्पल है द इन्फेंट्रीज ऑफ नेपोलियन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेपोलियन की पैदल सेना बहुत मजबूत थी, ताकतवर थी, शक्तिशाली थी, बलशाली थी। ओके एवरीवन, अब आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही दे रखा है मैंने, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको बोलते हैं स्पॉटिंग एरर, कॉमन एरर या एरर डिटेक्शन, और इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप देख सकते हैं दो शब्दों को ब्रैकेट में घेर दिया गया है ना। कभी कभी ये इस तरह से अंडरलाइन किया भी जाता है, कभी कभी वो बोल्ड भी कर दिया जाता है, मतलब किसी तरह से उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि आपकी नज़र सीधे वहीं पे जाए। तो दो शब्दों को एवरीवन ब्रैकेट में घेरा गया है। उन दो शब्दों में से कोई एक गलत हो सकता है या दोनों गलत हो सकते हैं, आपको इंप्रूव करना है। 4 ऑप्शन से A B C D, तो सही जवाब क्या हो जाएगा एवरीवन? ऑप्शन बी, है ना। जैसा कि आप समझ गए इन्फेंट्रीज कोई वर्ड नहीं होता है, सही वर्ड होता है इन्फेंट्री, और वो पहले से ही प्लूरल है, हमेशा प्लूरल ही रहता है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो वाई हटा के आई ला के ये जोड़ने का जरूरत नहीं है, नौटंकी करने की, नाटक करने की जरूरत नहीं। तो इन्फेंट्रीज के बदले एवरीवन इन्फेंट्री होना चाहिए। तो इन्फेंट्री ऑप्शन ए में है, बी में भी, लेकिन मैंने बी चुन लिया है। अब ऑप्शन ए को क्यों नहीं चुना मैंने, थोड़ी देर में आपको ये भी पता लग जाएगा। तो इन्फेंट्रीज गलत शब्द है एवरीवन, सही वर्ड होना चाहिए इन्फेंट्री। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड होता नहीं। चलिए अब देखिए वॉज को भी ब्रैकेट में घेरा गया, उसको भी शक के घेरे में लिया गया, उसको भी शक के कटघरे में लिया गया है ना। हमें ये भी देखना है कि जो वर्ब फॉर्म यूज हुआ है वो सही है कि गलत। सबसे पहले तो एक चीज समझिए एवरीवन कि सेंटेंस में ना 2 मेन चीजें होती हैं। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ता, ठीक है, और दूसरी चीज होती है वर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया। सब्जेक्ट को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं डूअर, डूअर यानी करने वाला, काम करने वाला, ठीक है एवरीवन। तो सेंटेंस में कोई नाउन प्रोनाउन, है ना, अब सब्जेक्ट कोई भी होता नहीं, कोई नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है एवरीवन। तो वो नाउन प्रोनाउन जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करता है वही डूअर होता है, वही सब्जेक्ट होता है। और वर्ब तो आप समझते हैं, क्रिया समझते हैं, एक्शन डिनोटिंग वर्ड, वो वर्ड, वो शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध कराता है उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अब आपने ये चीज भी सुनी होगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। कहने का मतलब क्या कि सेंटेंस के वर्ब को सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करता है। समझ रहे हैं बात को? वर्ब 2 टाइप का होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सेंटेंस के जितने भी फाइनाइट वर्ब होते हैं एवरीवन, उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करता है। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल करना होता है। तो आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हम अच्छा सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता किसको बोलते हैं? काम करने वाले। अच्छा सब्जेक्ट का, डूअर का एक और डेफिनेशन है। सब्जेक्ट वो भी है एवरीवन जिसके बारे में कुछ सेंटेंस में कहा जाता है। जैसे इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत थी, तो क्या बहुत मजबूत थी? तो बहुत मजबूत थी नेपोलियन की पैदल सेना, ठीक है। तो नेपोलियन की पैदल सेना एवरीवन सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कोई एक वर्ड नहीं है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 शब्दों ने मिलकर सब्जेक्ट बनाया है। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो कॉम्प्लेक्स है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एवरीवन वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है यानी जटिल है, पेचीदा है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट का पार्ट नेपोलियन है, इन्फेंट्री भी है, दोनों है। अब नेपोलियन सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो एक सिंगुलर एक प्लूरल, क्या माने पूरे सब्जेक्ट को, सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट सिंपल है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है। पिछले वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं था। देखिए पिछले वाले सेंटेंस में एक्सप्लॉइट वर्ब है और जेंट्री उसका सब्जेक्ट है।
एक ही वर्ड है, एक ही नाउन है जो सब्जेक्ट है। तो पिछले सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में एवरीवन सब्जेक्ट सिंपल था, है ना, सब्जेक्ट प्लूरल था, तो देखिए वर्ब भी प्लूरल था। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्या करें अब, तो याद रखिएगा एवरीवन, जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो ना तो हम मेन सब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं हम? जब भी सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है तो हम मेन सब्जेक्ट ढूंढते हैं। मेन सब्जेक्ट कौन होता है? मेन सब्जेक्ट होता है अक्सर प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला नाउन। प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला नाउन मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। खैर यहाँ तो इन्फेंट्रीज होगा ही नहीं, इन्फेंट्री होगा, तो इन्फेंट्री इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। इन्फेंट्री के ही अनुसार वर्ब आना चाहिए। इन्फेंट्री आप सुन रखे, समझ रखे, प्लूरल होता है, तो वर्ब को भी प्लूरल करेंगे। तो ये वॉज गलत है, वॉज के बदले एवरीवन वर्ब होना चाहिए। अच्छा, गलती से मैंने ऑप्शन बी बता दिया था। देखिए सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, बी नहीं, है ना। इन्फेंट्रीज के बदले इन्फेंट्री होगा और वॉज के बदले यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, ठीक है एवरीवन। समझ पा रहे हैं ना? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी वो सब्जेक्ट जिसमें एक से अधिक नाउन है, ठीक है। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है तो मेन सब्जेक्ट ढूंढते हैं। मेन सब्जेक्ट कौन होता है? प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला नाउन, है ना। प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला नाउन मेन सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब आएगा। अगर ये सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो वो भी प्लूरल। ये तो था एवरीवन एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल था इस पॉइंट का। अब एग्जाम्पल के बाद ये कुछ शब्द हैं एवरीवन, ठीक है, जो इस पॉइंट के हैं, जो इस रूल के, इन सब का मीनिंग जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो आइए इन सब का मीनिंग जान लेते हैं। तो पहला वर्ड है एवरीवन जेंट्री, ठीक है। जेंट्री को हिंदी में कहते हैं भद्र वर्ग, कुलीन वर्ग, है ना, ऊंचे वर्ग के लोग, यानी पीपल बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल क्लास। ओके एवरीवन। सेकेंड वर्ड है पीजेंट्री। पीजेंट से बना है पीजेंट्री। पीजेंट का मतलब होता है किसान, कृषक, फार्मर, ठीक है एवरीवन। तो पीजेंट से बना पीजेंट्री, तो पीजेंट्री का मतलब हो गया किसान वर्ग, है ना, कृषकों का समूह। आप इसको सिंपल वर्ड्स में इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस, यानी वो मजदूर लेबरर्स जिनका सोशल स्टेटस लो होता है उनको पीजेंट्री कहते हैं। थर्ड वर्ड इज इन्फेंट्री एवरीवन। इन्फेंट्री को हिंदी में कहते हैं पैदल सेना, यानी सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, ठीक है। फोर्थ वर्ड इज, फोर्थ नाउन इज कैवेलरी। इसको हिंदी में कहते हैं घुड़सवार सेना, यानी सोल्जर्स हु फॉट ऑन हॉर्सेस इन द पास्ट। आजकल की तो लड़ाइयाँ एवरीवन ऐसे होती नहीं है कि जो सैनिक है वो घोड़े पे चढ़ के युद्ध करे। पास्ट में ऐसा होता था, है ना। तो पास्ट में उस जैसी सेना को, उन सोल्जर्स को हम लोग कैवेलरी कहते थे। आजकल कैवेलरी का मतलब क्या होता है? सोल्जर्स दैट यूज हेविली प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, है ना, वो सैनिक जो हेविली प्रोटेक्टेड व्हीकल्स को यूज करते हैं उनको कैवेलरी कहते हैं। चलिए, फोर्थ नाउन इज एवरीवन पोल्ट्री। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं पक्षी वर्ग, है ना, पक्षी का समूह। तो पक्षी कैसे? चिकन के जैसे, डक के जैसे, मुर्गा मुर्गी बत्तख के जैसे, जिनको पाला जाता है उनके मांस के लिए और उनके अंडों के लिए। और एवरीवन पोल्ट्री मांस को भी कहते हैं, है ना, मुर्गा मुर्गी बत्तख के मांस को भी पोल्ट्री कहते हैं। तो पोल्ट्री का 2 मीनिंग देखा आपने, जैसे आपने कैवेलरी का 2 मीनिंग देखा था। चलिए, फाइनल वर्ड है ह्यूमैनरी। ह्यूमैनरी का मतलब होता है छोटे जमींदार वर्ग, ठीक है, मतलब वे लोग जो खेत, है ना, जमीन रखते थे और उसी पर अपना कल्टीवेशन, खेती भी करते थे, उनको कहा जाता है एक वर्ड में इंग्लिश में ह्यूमैनरी। तो इस तरह से एवरीवन पहला पॉइंट खत्म हुआ। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट एवरीवन, देयर आर सम नाउन्स दैट एंड इन ERY। कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जिनका अंत ERY से होता है, ठीक है। अभी पिछले पॉइंट में क्या देखा हमने? उन नाउन्स को देखा था जिनका अंत RY से हो रहा था, है ना। अभी हम देखेंगे उन नाउन को जिनका अंत ERY से होता है, मतलब उन सारे वर्ड्स का, उन सारे नाउन का अंतिम 3 अक्षर ERY होगा। आगे बताया जा रहा है एवरीवन, दे आर कंसिडर्ड सिंगुलर ऑल द टाइम। तो इस तरह के नाउन को आप सिंगुलर मानेंगे, इस तरह के नाउन को आप एवरीवन सिंगुलर मानेंगे, और एक बार 2 बार नहीं, हर बार, हमेशा, सदा, सदैव
एनी टाइम, एवरी टाइम, ऑल द टाइम आपको सिंगुलर ही मानना है। हमेशा सिंगुलर कहने का मतलब ये है कि इस तरह के नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आइए देख लेते हैं किस ग्रुप से, इस कैटेगरी से भाई कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से नाउन बिलोंग करते हैं। तो पहला नाउन एवरीवन सीनरी, दूसरा वर्ड है कटलरी, तीसरा वर्ड है क्रॉकरी, चौथा वर्ड है कन्फेक्शनरी, पांचवा वर्ड है ज्वेलरी, छठा वर्ड है मशीनरी, सातवां वर्ड है स्टेशनरी, यहाँ पे आ रहा है, आठवां वर्ड है ड्रेपरी, नौवां वर्ड है फुलरी और 10वां वर्ड है इमेजरी। ठीक है, आप देख सकते हैं सबके अंत में ERY आ रहा है। इन सब को हम हमेशा सिंगुलर मानेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल है, द सीनरीज ऑफ द हिमालयाज आर वेरी कैप्टिवेटिंग। सेंटेंस है ये, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया है। पूछा जा रहा है किस पार्ट में एरर है। ठीक है एवरीवन, तो अगर आपने पॉइंट ध्यान से सुना है, बात आप समझ रहे हैं, तो आपको एरर समझ में आ रहा होगा कि एरर एवरीवन पार्ट ए में है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, ये जो शब्द है ना सीनरीज, ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में होता ही नहीं। सही वर्ड क्या होता है भाई? सही वर्ड होता है सीनरी, है ना, जिसके बारे में आपने अभी सुना कि वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो वाई हटा के, आई ला के, उसमें ES जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसा वर्ड होता ही नहीं। शब्द गलत था, सेंटेंस गलत था, शब्द को ठीक किया हमने, सेंटेंस भी ठीक हो गया। ठीक है एवरीवन, चलिए एक और एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं। और ये जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये फिलर के फॉर्म में है। ये स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में था, ये फिलर के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा, द मशीनरी ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज डैश यानी ब्लैंक, खाली स्थान, रिक्त स्थान, ओल्ड एंड आउटडेटेड। ठीक है, ये देखिए ब्लैंक है, और सारे ऑप्शंस को देख के हमें मालूम चल रहा है कि वर्ब की जगह खाली है ना। हमें सूटेबल वर्ब चुनना है उस ब्लैंक के लिए, है ना। अब वर्ब कैसा होगा ये आप जानते हैं, समझते हैं। जो वर्ब है उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट गाइड करता है। अब देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द से लेकर इंडस्ट्रीज तक है ना। सब्जेक्ट का मतलब करता, करता यानी काम करने वाला। ठीक है एवरीवन, इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि ओल्ड और आउटडेटेड थी क्या? शुगर इंडस्ट्रीज के मशीनरीज। ठीक है, तो एक बार फिर से पिछले पॉइंट की तरह एवरीवन, यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स है ना। ये देखिए, ये नाउन है और ये भी नाउन है, तो एक से अधिक नाउन मिलकर सब्जेक्ट बनाए हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बोलते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो मैंने बताया है कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो, आप मेन सब्जेक्ट को ढूंढो, क्योंकि मेन सब्जेक्ट के ही अनुसार वर्ब आएगा। और मेन सब्जेक्ट कौन होता है? प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाला नाउन। तो ये और प्रीपोजिशन है, उसके ठीक पहले मशीनरी है, मशीनरी ही मेन सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार वर्ब आएगा। और मशीनरी के बारे में आप सुन चुके हैं कि वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चुनेंगे। और सिर्फ ऑप्शन डी ही सिंगुलर वर्ब है, बाकी सारे प्लूरल हैं। ठीक है, ABC सब गलत होगा, ऑप्शन डी होगा सही, यानी इस ब्लैंक में वॉज यूज किया जाना चाहिए। द मशीनरी ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज वॉज ओल्ड एंड आउटडेटेड। तो ये था एग्जाम्पल। अब बारी है इन सारे शब्दों के मीनिंग को जानने की। पहला वर्ड है एवरीवन सीनरी, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं दृश्य। सीन से बना सीनरी, सीन यानी दृश्य, नज़ारा, तो सीनरी यानी प्राकृतिक दृश्य, नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी दैट यू सी अराउंड, जो आप अपने आसपास चारों तरफ जो प्राकृतिक दृश्य देखते हैं उसको सीनरी कहते हैं। सेकेंड वर्ड इज कटलरी। कटलरी और क्रॉकरी एवरीवन दोनों बर्तन होते हैं, है ना। अंतर क्या है? कटलरी बोला जाता है नाइफ्स, फॉक्स और स्पून्स को, चम्मच है ना, चाकू, छुरी है ना, कांटा वाला चम्मच जिससे आप खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको कटलरी बोलते हैं। क्रॉकरी भी बर्तन होता है, लेकिन किस टाइप के बर्तन को बोलते हैं? कप, प्लेट, बाउल्स एटसेट्रा, है ना, जिसमें आप भोजन परोसते हैं किसी और को, है ना। जो खास तौर पर चाइना मतलब चीनी मिट्टी के बने होते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉकरी। नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी का मतलब होता है एवरीवन मिष्ठान, है ना, मिठाइयाँ,
जैसे कि स्वीट्स, केक्स, चॉकलेट्स, इन सब को एवरीवन कन्फेक्शनरी कहते हैं। कन्फेक्शनरी एवरीवन उस शॉप को भी बोलते हैं, उस दुकान को भी बोलते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बिकती हैं। और कन्फेक्शनरी आर्ट को भी बोलते हैं, मिठाई बनाने की कला को भी कन्फेक्शनरी बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड एवरीवन, ज्वेलरी। तो बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब सबको मालूम है, आभूषण, गहना, अलंकार, जवाहरात। क्या होता है? ज्वेलरी ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होते हैं, जैसे कि रिंग, मैंने पहन रखा है रिंग, अंगूठी, और ये इस्तेमाल करते हैं व्यक्ति ताकि वो अपने आप को डेकोरेट कर सके, अपने आप को सजा सके, संवार सके। मशीनरी, मशीन से बना एवरीवन। मशीनरी, मशीन का मतलब आपको मालूम है यंत्र होता है, तो मशीनरी का मतलब हो जाता है यंत्र समूह, है ना, या फिर मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टेशनरी। स्टेशनरी को आप हिंदी में कहते हैं लेखन सामग्री, मतलब वो सामग्री, वो चीज़ें, वो वस्तुएं जिसके माध्यम से आप लिखते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, है ना, रबर, शार्पनर, इरेजर, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी होती है एवरीवन। स्टेशनरी आपको मालूम होना चाहिए कि उस शॉप को, उस दुकान को भी बोलते हैं जहाँ पर पेन, पेंसिल जैसी चीज़ें मिलती हैं, बिकती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेपरी। ड्रेपरी एवरीवन कहते हैं उन कपड़ों को जिनका इस्तेमाल पर्दों के रूप में किया जाता है, जिनको दीवार वगैरह पे टांग दिया जाता है, ठीक है, क्लोथ्स, कर्टन एटसेट्रा। नेक्स्ट वर्ड इज फुलरी। फूल से बना फुलरी, फूल मतलब मूर्ख, तो फुलरी मतलब हो गया मूर्खता, बेवकूफ़ी, है ना, सिली बिहेवियर। अगला वर्ड है इमेजरी। इमेज से बना इमेजरी एवरीवन। इमेजरी का मतलब कल्पना होता है। अभी कल्पना का मतलब क्या हो गया? पिक्चर्स या वर्ड्स के इस्तेमाल से, है ना, माइंड में इमेज क्रिएट करना, ये आर्ट जो है ना, ये कहा जाता है इमेजरी। तो ये वो वर्ड्स थे एवरीवन, 10 वर्ड्स थे जिनके अंत में ERY आता है, उनके मीनिंग्स थे। इन सबको हमें हमेशा माफ़ कीजिएगा, सिंगुलर ही मानना है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। थर्ड पॉइंट एवरीवन, सम नाउन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ नाउन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कुछ नाउन एवरीवन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट से बना है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट कर देना, है ना एवरीवन। कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट कर देना, पूरा कर देना, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। तो कुछ नाउन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब ये है एवरीवन कि वो जो नाउन है अकेले यूज नहीं होता है, वो दूसरे नाउन के साथ यूज होता है, पेयर में यूज होता है, जोड़े में यूज होता है, ठीक है। तो वो खुद भी पूरा हो जाता है और दूसरे को भी पूरा कर देता है। ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब वो पेयर में यूज हो रहा है, दो बन के यूज हो रहा है, तो प्लूरल है ना, लेकिन इंग्लिश ग्रामर कहता है कि हम उसको प्लूरल नहीं सिंगुलर मानेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री नाउन को एवरीवन प्लूरल नहीं सिंगुलर माना जाता है, और एक दो बार सिंगुलर नहीं, हर बार सिंगुलर माना जाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नाउन को। देखिए, ब्रेड और बटर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, लेकिन आपको मालूम है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि ये दोनों खाने की चीज़ें, इन दोनों को हम खाते हैं। ब्रेड बटर की पूर्ति करता है और बटर ब्रेड की पूर्ति करता है ना एवरीवन। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ ब्रेड खाते हैं, छुच्छे ब्रेड खाते हैं क्या हम? नहीं, या सिर्फ मक्खन भी नहीं चाटते, है ना। ब्रेड लेते हैं, उसमें बटर मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसको खाते हैं। तो ब्रेड ने बटर का काम पूरा किया और बटर ने ब्रेड का काम किया, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, है ना। तो इस सेंस में, इस लहजे से दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नाउन है। वो दो जरूर हैं, ठीक है, वो दो जरूर है एवरीवन, वो प्लूरल जरूर है, लेकिन मानना उनको सिंगुलर है। वैसे ही है राइस एंड करी, चावल और करी, ये दोनों भी खाने की चीज़ें हैं, है ना एवरीवन। तो नॉर्मल लोग सिर्फ चावल नहीं खाते हैं, सिर्फ चावल नहीं फाकते हैं भूंजे के जैसा, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसमें करी मिक्स करते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो चावल ने करी का काम पूरा किया और करी ने चावल का काम पूरा किया, तो राइस एंड करी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, पूरक हो गए, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो वैसे ही है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, स्लो एंड स्टडी, अप्स एंड डाउन्स, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, क्राउन एंड ग्लोरी, हैम एंड एग्स, हैम मीट को बोलते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब एवरीवन समरी होता है, सारांश होता है, ठीक है, संक्षेप होता है। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीखना चिल्लाना, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और तजुर्बा, एग्स एंड बैकन, है ना, बैकन यानी स्मोक्ड मीट, मांस को बोलते हैं। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री नाउन है एवरीवन, ठीक है। आपको सब पेयर में दिख रहे हैं,
ठीक है, वो प्लूरल है लेकिन मानना उनको क्या है, सिंगुलर। समझ पाने बात को, समझ पाने तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक और तरीका है, एक और दूसरा आसान तरीका है आपको कॉम्प्लीमेंट्री नाउन समझाने का। चलिए दूसरे तरीके से भी आपको समझा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नाउन क्या होता है। आप सबको मालूम है कि इंसानों के पास 2 पैर होते हैं ना, और हम अपने दोनों पैरों में पहनते हैं जूता, मोजा या चप्पल, राइट, पहनते हैं। कभी ऐसा होता है एवरीवन कि हमने एक पैर में ही पहना जूता, मोजा और चप्पल, दूसरे पैर में नहीं पहना? ऐसा कभी नहीं होता है, इट नेवर हैपन्स। हाँ, अभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी है, फैशन है, हमेशा चेंज होते रहता है, तो आपको लोग दिख जाएंगे एक पैर में लाल जूता पहने हुए, दूसरे में पीला जूता पहने, है ना, एक पैर में काला जुराब पहने हुए या दूसरे में सफ़ेद जुराब पहने हुए, आपको दिख जाएंगे। लेकिन फैशन अभी इतना भी नहीं चेंज हुआ है, उस लेवल पे नहीं गया है कि आदमी एक पैर में जूता मोजा चप्पल पहन रहा है और दूसरे में नहीं पहन रहा है। तो कहने का मतलब क्या है एवरीवन कि एक पैर का जो जूता मोजा या चप्पल होता है वो दूसरे पैर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। आप जब भी पहनेंगे दोनों पैर में पहनेंगे जूता मोजा या चप्पल, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही होते हैं ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री नाउन, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, है ना, एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। वो एक्चुअली में प्लूरल है ना, लेकिन वो एक ही आइडिया को डिनोट कर रहे हैं, तो उनको सिंगुलर मानना है और हमेशा सिंगुलर मानना है। अब चलिए देख लेते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने, एज एंड एक्सपीरियंस काउंट विजडम। अब देखिए एज एंड एक्सपीरियंस इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, काउंट इस सेंटेंस का वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब एज एंड एक्सपीरियंस आप देख चुके हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नाउन होता है, तो इसको क्या मानना है, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ V1 नहीं V5 यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंट यहाँ पे बोलना लिखना गलत हो जाएगा, क्या सही रहेगा, काउंट्स बोलना सही रहेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, एज एंड एक्सपीरियंस काउंट्स विजडम। उम्र और तजुर्बा बुद्धि का परिचायक होता है। जितनी ज्यादा आयु होगी आपकी, है ना, जितना ज्यादा अनुभव होगा आपको किसी कार्य का, बुद्धि विवेक ज्ञान भी आपके पास उतना ही ज्यादा होगा। ये मीनिंग है उस सेंटेंस का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, ठीक है। आप सबको बताना ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। चलिए मैं बता दूं आपको, ये ऑयल एंड वाटर जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये जो डोंट है ये हेल्पिंग वर्ब है, मिक्स तो हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो डू डज डिड के बाद तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो डोंट यूज हुआ है वो सही है कि गलत। अब देखिए ऑयल एंड वाटर कॉम्प्लीमेंट्री नाउन है कि नहीं, ऑयल एंड वाटर कॉम्प्लीमेंट्री नाउन नहीं है। तेल और पानी एक दूसरे का पूरक नहीं होते हैं। क्या तेल पानी के बगैर और पानी तेल के बगैर नहीं रहते हैं, रहते ही हैं, है ना, और किसी केस में किसी सेंस में वो एक दूसरे की पूर्ति नहीं करते। सो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड सिंगुलर। व्हाट शुड दे बी कंसिडर्ड, दे शुड बी कंसिडर्ड प्लूरल। तो सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज प्लूरल, ठीक है, और प्लूरल के लिए हम डू ही यूज करते हैं। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो कि डोंट गलत है, वहां पे डजंट होना चाहिए, लेकिन डोंट बिल्कुल सही है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री नाउन। चलिए एवरीवन पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4, है ना, आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हैं और ये सब नाउन है। इन सब की खासियत क्या है कि ये सारे नाउन एक नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इनको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है। तो पहला वर्ड, पहला नाउन एवरीवन पेयर। पेयर का मतलब होता है 2 पीसेस, डजन का मतलब होता है 12 पीसेस, स्कोर का मतलब होता है 20, 100 तो समझ रहे हैं आप लोग, 100, ग्रॉस का मतलब होता है 144 और ये है हमारा 10,000। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन यानी 10 लाख, और बिलियन यानी 1 अरब, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड्स है, जो भी नाउन है एवरीवन, आप देख रहे हैं कि ये सब एक खास फिक्स्ड नंबर को, संख्या को डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट है, चौथा रूल है, ऐसे ही नाउन को लेकर है, किसी भी नाउन को लेकर नहीं है, इस तरह के नाउन को लेकर ये पॉइंट है, रूल है ना, वो नाउन जो फिक्स्ड नंबर को डिनोट करते हैं। पॉइंट क्या है, रूल क्या है, सुनिए समझिए, देखिए पॉइंट क्या है एवरीवन, रूल क्या है कि अगर इनमें से किसी एक वर्ड को, नाउन को आप यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में और इसके पहले कोई नंबर आ जाता है, ठीक है,
इनमें से किसी एक वर्ड को आप अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं और उसके पहले कोई नंबर आ जाता है, उसके ठीक पहले कोई संख्या आ जाती है, संख्या जैसे 1 2 3, इस तरह से कोई संख्या आ जाती है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है एवरीवन, इनको प्लूरल नहीं बनाना है, इन सब में एस ऐड नहीं करना है, समझ रहे बात को। चलिए ये तो एक बात हुई। दूसरी बात सुनिए कि अगर एवरीवन इनमें से किसी एक को आप यूज कर रहे हैं, इस साइन का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले सारे वर्ड्स, अगर इनमें से किसी एक वर्ड को यूज कर रहे हैं आप और उसके ठीक पहले कोई नंबर नहीं यूज कर रहे हैं आप सेंटेंस में, तब आप उनको प्लूरल बनाएंगे, तब आप उन सारे वर्ड में, उन सारे नाउन में एस जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। वो अलग चीज है कि इसके बाद फिर ऑफ भी आएगा और उसके बाद फिर नाउन आएगा, है ना, जिसको क्वालिफाई करने के लिए वो यूज हो रहे हैं। तो समझ में आ रही बात, दोनों चीजें मैंने बोल दी है, एस लगाने को भी बोला है और मना भी किया है, तो कब लगाना है कब नहीं लगाना है, समझे ना। एक बार नंबर आ जाएगा, तो आप एस नहीं लगाएंगे, आप उनको प्लूरल नहीं बनाएंगे, और अगर नंबर नहीं आया है तब आप एस ऐड करेंगे, तब आप उसको प्लूरल बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। देखिए ये लिखा मैंने 5 मिलियंस पीपल, ये मैंने लिखा 5 मिलियंस पीपल, क्या लगता है आपको सही है? नहीं, 5 मिलियंस पीपल नहीं होगा, 5 मिलियन पीपल होना चाहिए। एक बार जब ये नंबर आ गया तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। अभी देखो, इसको देखो, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल, ये बताओ सही कि गलत है? मिलियंस ऑफ पीपल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मिलियंस के पहले कोई नंबर तो आ नहीं रहा है ना, बाद में ऑफ आया है, तो यहाँ पे हम एस ऐड करेंगे, उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो 5 मिलियन पीपल यानी 50 लाख लोग, मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों लोग, है ना। मिलियन सिंगुलर है, लाख एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया, लाखों हो गया, ठीक है। आइए अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस के फॉर्म में भी देख लेते हैं, वाक्य के रूप में भी देख लेते हैं कि हमसे एग्जाम में कैसे इस चीज को जांचा जाएगा, पूछा जाएगा। देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस है, शी हैज बॉट 20 स्कोर्स ऑफ पेंसिल्स। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? चलिए आप सबको बताना है सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। सेंटेंस इनकरेक्ट है। कौन सा शब्द गलत है? बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग, स्कोर्स गलत है ना। स्कोर्स अभी प्लूरल फॉर्म में नहीं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले एक नंबर आया हुआ है 20। पॉइंट ये ना भाई कि इनके पहले कोई नंबर आ जाएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे, और इस ऑफ की भी जरूरत नहीं है। यानी करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी हैज बॉट, उन्होंने खरीदा है, 20 स्कोर पेंसिल, उन्होंने 20 स्कोर पेंसिल खरीदा है, यानी कुल 400 पेंसिल उन्होंने खरीदा है। ठीक है एवरीवन, तो ये था पॉइंट नंबर 4। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या सिखाना है आपको कि नाउन 2 टाइप का होता है। आप सबको मालूम है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन? जिसको हम और आप काउंट कर सकते हैं, जिसको हम और आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल कौन? जिसको हम और आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम और आप गिन नहीं सकते। अब आगे क्या बताया जा रहा है एवरीवन कि अनकाउंटेबल नाउन भी 2 तरह का होता है। एक वो होता है जिसको हम काउंटेबल नहीं बना सकते, एक वो होता है जिसको हम लोग काउंटेबल नहीं बना सकते। अगर वो अनकाउंटेबल आज है तो कल भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। समझ पा रहे बात को? और दूसरा वो होता है जिसको हम लोग काउंटेबल बना सकते हैं। दूसरा वो होता है जिसको हम लोग काउंटेबल बना सकते हैं। तो अधिकतर अनकाउंटेबल नाउन इस नेचर के होते हैं, मतलब अगर वो आज अनकाउंटेबल है तो कल भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल हैं लेकिन आप उनको काउंटेबल बना सकते हैं जरूरत के अनुसार। समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनको आप काउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, आप काउंटेबल उनको कैसे बनाते हैं बाद में जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो पहले तो अनकाउंटेबल होता है लेकिन बाद में काउंटेबल बन जाता है। देखिए, पहला वर्ड, पहला नाउन उस तरह का है इंफॉर्मेशन, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है एडवाइस, चौथा है वर्क, पांचवा है न्यूज़, छठा है ब्रेड, सातवां है फ्रूट,
8वां है म्यूजिक। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन एटसेट्रा भी है, इसका मतलब और भी नाउन्स है इस नेचर के, इस तरह के। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है एवरीवन, लेकिन आप इनको काउंटेबल बना सकते हैं। कैसे, सुनिए। अगर आपको जरूरत आन पड़ी इन सबको काउंटेबल बनाने की, तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। पीसेस ऑफ, आइटम्स ऑफ और आर्टिकल्स ऑफ। ठीक है, तीन एक्सप्रेशन बता रहा हूं मैं आपको, आइटम्स ऑफ, पीसेस ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ। इन तीनों में से किसी एक को आपने इनमें से किसी एक के पहले लगा दिया तो वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं किस पर बेस सवाल कैसे बनाकर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल है, रवि टेक्स 4 ब्रेड्स इन इट ब्रेकफास्ट डेली। दिस इज द सेंटेंस एवरीवन। आप सबको बताना है वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट। ये सेंटेंस एवरीवन इनकरेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले गलती तो ये ब्रेड्स ही है। आपने सुना ना अभी कि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर वो अनकाउंटेबल है तो प्लूरल कैसे बन सकता है? तो ब्रेड्स इज नो वर्ड, ब्रेड्स कोई वर्ड ही नहीं होता है। सही वर्ड, सही शब्द, सही नाउन होता है एवरीवन ब्रेड। सबसे पहले तो हम ब्रेड्स को क्या करेंगे, ब्रेड करेंगे, एस को रिमूव करेंगे। ठीक है, वापस उसको उसके सिंगुलर फॉर्म में लाएंगे। अब देखिए, अगर ये अनकाउंटेबल है तो उसके पहले हमने 4 कैसे लिख दिया? जब हम उसको गिन ही नहीं सकते हैं तो हम 4 बोल कैसे रहे हैं? बताइए, बोल सकते हैं क्या 1 पानी, 2 दूध, 3 चाय, 4 चीनी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, तो ये अभी भी गलत है ना। तो अभी सेंटेंस देख के, सिचुएशन देख के आपको क्या लग रहा है कि ब्रेड को यहाँ काउंटेबल बनाने की जरूरत आन पड़ी है ना। अब उन तीनों में से किसी एक को हम यहाँ पे यूज करेंगे और ब्रेड को क्या करेंगे, काउंटेबल बना देंगे। तो 4 ब्रेड्स नहीं बोलेंगे एवरीवन, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। 4 ब्रेड की अंग्रेजी 4 ब्रेड्स नहीं होता है, 4 पीसेस ऑफ ब्रेड। हालांकि ब्रेड के लिए तो स्पेशल नाउन भी है, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, 4 लोव्स ऑफ ब्रेड, तो स्लाइसेस ऑफ, लोव्स ऑफ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक और एग्जांपल है, इस पर भी ध्यान दे दीजिए आप लोग। वी हैव बीन गिवन सेवरल इंफॉर्मेशंस, हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएं दी गई है। क्या लगता है, सही है? ये भी गलत है ना। इंफॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं होता है, गलत शब्द है ये। सही वर्ड क्या होगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है एवरीवन, एस को रिमूव करना होगा, है ना, वापस उसको उसके सिंगुलर फॉर्म में लिखना होगा। अब देखो एक और गलती है, 2 मिस्टेक है, उसमें भी 2 मिस्टेक था, इसमें भी 2 मिस्टेक है। अभी क्या गलती है भाई, उसके पहले सेवरल शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। सुन रहे हैं? अभी सेवरल मतलब क्या होता है? मेनी, अनेक, कई। ठीक है, तो सेवरल या मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। उनको जिनको हम और आप गिन सकते हैं, उनको नहीं जिनको हम नहीं गिन सकते। तो ये अनकाउंटेबल, उसको क्वालिफाई करने सेवरल कैसे आएगा? तो ये एक और मिस्टेक है। तो अभी क्या करें, अभी क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बना देंगे। अगर इंफॉर्मेशन ऐसा अनकाउंटेबल नाउन होता जो काउंटेबल नहीं बनता, तब तो सेवरल को ही रिमूव करना पड़ता। लेकिन आपको मालूम है कि इंफॉर्मेशन काउंटेबल बन सकता है, तो उसको हम लोग काउंटेबल बनाएंगे। कैसे? 3 एक्सप्रेशन है, किसी एक को भी यूज कर दो। पीसेस ऑफ को ही यूज कर रहा हूं मैं, सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फुल सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी हैव बीन गिवन सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। माइंड इट, सेवरल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि सेवरल इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है एवरीवन, ये जो भी वर्ड्स, जो भी नाउन आपको दिख रहे हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। इनमें से किसी एक में आप एस ऐड नहीं करेंगे और एस ऐड कर करके उस तरह से सवाल बनाया जाता है और पूछा जाता है। ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 5। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, सुनते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जिनका अंत यूएस से होता है। सुन पा रहे हैं एवरीवन? कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जिनका अंत यूएस से होता है, मतलब उस वर्ड का, उस नाउन का अंतिम 2 अक्षर, लास्ट 2 लेटर्स यूएस होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ऐसे नाउन को आप सिंगुलर मानेंगे, एक वचन मानेंगे। देखिए सिंगुलर बोला जा रहा है, सिंगुलर ऑल द टाइम नहीं बोला जा रहा है। अगर सिंगुलर ऑल द टाइम बोल दिया गया होता तो इसका मतलब होता कि इन सब का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सिंगुलर हैं, उनका प्लूरल फॉर्म होता है।
ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि इनका प्लूरल फॉर्म हम एस लगाकर नहीं बनाते, इनका प्लूरल फॉर्म हम जनरल मेथड से नहीं तैयार करते, है ना। इनके लिए स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड मतलब किसी और तरीके से उनका प्लूरल तैयार होता है। अब किस तरीके से प्लूरल तैयार होता है वो बात की बात है। पहले ये देख लेते हैं कि इस कैटेगरी का नाउन है कौन कौन, जिसके अंत में यूएस आएगा और जिसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे। देखिए, तो पहला नाउन है फंगस, दूसरा है रेडियस, तीसरा है लोकस, चौथा है फोकस, पांचवा है सिलेबस, उसके बाद एल्यूमिनस, कैक्टस, न्यूक्लियस, बैसिलस और स्टिमुलस। आप देख सकते हैं सबके अंत में यूएस आ रहा है, सबको सिंगुलर मानना है, ठीक है। अब आप ये सुनिए इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं। चलिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं एवरीवन, इन सारे शब्दों की जो पहचान है कि इनके अंत में यूएस है, यूएस को ही हम लोग रिमूव कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऐड कर देते हैं आई। तो यूएस को हटाना है, आई को जोड़ना है ना। ये करने से क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए फंगस सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, फंगी। रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, रेडियाई। लोकस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, लोकी। फोकस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, फोकी। देख रहे हैं, यूएस को हटा रहे हैं और उसके बदले आई ला रहे हैं। सिलेबस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, सिलाबी। एल्यूमिनस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एल्यूमिनी। कैक्टस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, कैक्टी। न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, न्यूक्लियाई। देख पा रहे हैं ना। चलिए, बैसिलस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बैसिली, ठीक है। स्टिमुलस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, स्टिमुली, ठीक है एवरीवन। इस तरह से हम लोग इस तरह के नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल एवरीवन, हीट एंड लाइट आर फिजिकल स्टिमुलस। क्या लगता है आपको, सेंटेंस करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है? कौन सा शब्द गलत है, स्टिमुलस गलत है। स्टिमुलस सिंगुलर फॉर्म में है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन की नहीं प्लूरल नाउन की जरूरत है, तो स्टिमुलस नहीं स्टिमुली होना चाहिए। हीट और लाइट दोनों फिजिकल स्टिमुली है, ठीक है एवरीवन। आइए इन सारे शब्दों के मीनिंग को भी समझ लेते हैं। ओके एवरीवन, पहला वर्ड है फंगस। तो फंगस को हिंदी में कहते हैं कवक या फफूंदी। ये क्या है भाई, इट्स अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ये एक तरह का सूक्ष्म जीव है, बहुत ही छोटा जीव है फंगस। सेकेंड वर्ड है रेडियस, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, है ना एवरीवन। एक टर्म है जो मैथमेटिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज लोकस। लोकस को आप कह सकते हैं लोकेशन यानी ठिकाना, ठीक है। अगला शब्द है फोकस। फोकस को हिंदी में कहते हैं केंद्र, यानी द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और अटेंशन, है ना। किसी रुचि, दिलचस्पी या ध्यान का, आकर्षण का केंद्र, फोकस। सिलेबस को कहते हैं पाठ्य विवरण, यानी अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। चलिए उसके बाद है एल्यूमिनस। इसको कहते हैं हिंदी में पूर्व छात्र, भूतपूर्व छात्र, एक्स स्टूडेंट, है ना, फॉर्मर मेल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज। कैक्टस, कैक्टस एक तरह का पौधा है एवरीवन जो डेजर्ट, है ना, में उगता है, उसको हिंदी में नागफनी या सेहुर बोलते हैं। न्यूक्लियस सबसे महत्वपूर्ण अंश, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग, न्यूक्लियस। बैसिलस को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है और ये भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगला वर्ड, लास्ट वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं प्रेरक, प्रेरित करने वाली कोई चीज़, है ना, कोई भी चीज़ जो किसी एक्टिविटी को एनकरेज करती। तो ये था एवरीवन पॉइंट नंबर 6। ओके एवरीवन, पॉइंट नंबर 7। अब पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी हैं जिनका अंत IS से होता है ना। उस वर्ड का, उस नाउन का अंतिम 2 लेटर, अंतिम 2 अक्षर IS होता है, तो उसको भी हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। उसको भी हम लोग एवरीवन क्या मानते हैं, सिंगुलर, है ना। मतलब इन सब का प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन बात फिर से वही है, ठीक है। ये सारे नाउन भी इर्रेगुलर नाउन है। ये इर्रेगुलर नाउन क्या होता है,
चलिए पहले समझते हैं इरेगुलर नाउन क्या होता है। देखिए समझिएगा, नाउन दो टाइप का होता है एवरीवन। एक को बोलते हैं रेगुलर नाउन और दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर नाउन। एक को बोलते हैं रेगुलर नाउन और दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर नाउन। रेगुलर नाउन वो नाउन होता है एवरीवन जिसका प्लूरल फॉर्म तैयार होता है एस या ईएस ऐड करके। जिसका प्लूरल फॉर्म एस या ईएस ऐड करके तैयार होता है उसको रेगुलर नाउन बोलते हैं। और इरेगुलर नाउन किसको बोलेंगे एवरीवन? जाहिर सी बात है, वो नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म तैयार होता हो किसी भी तरह, बस एस से ईएस ऐड करके तैयार ना होता हो, एस से ईएस ऐड करके तैयार ना होता हो, बाकी कोई और मेथड होता हो उसको प्लूरलाइज करने का, उसका प्लूरल फॉर्म तैयार करने का। तो जो पिछला पॉइंट हमने देखा था उसके सारे नाउन भी इरेगुलर नाउन ही थे। आपने देखा कि हमने उसका प्लूरल फॉर्म कैसे तैयार किया है ना, यूएस हटाकर हम आई ऐड किए थे। और इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है, एग्जैक्टली वही तो नहीं होगा लेकिन कुछ उसी तरह का होगा। तो ये जो भी वर्ड्स, ये जो भी नाउन आपको दिख रहे हैं एवरीवन, ये सब सिंगुलर हैं। आप देख सकते हैं सबके अंत में आईएस आ रहा है। अभी इनको कैसे प्लूरल बनाना है, इनको प्लूरल बनाने के लिए इनकी जो पहचान है ना, इनके अंत में आईएस, उसको हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे ईएस को। किसको ऐड करेंगे? ईएस को। देखिए ईएस को हम जरूर ऐड कर रहे हैं लेकिन ध्यान से देखिए आईएस को पहले रिमूव कर रहे हैं। ऐसा हम लोग रेगुलर नाउन के साथ नहीं करते। रेगुलर नाउन के साथ क्या करते हैं, बिना किसी लेटर को रिमूव किए हम ऐसे आईएस उसमें सिंपली ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ईएस हम जरूर ऐड कर रहे हैं लेकिन उसके पहले हमें आईएस लगाना होगा। जैसे देखिए ये वर्ड है, नाउन है एक्सिस, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, आईएस को हटा के ईएस लिख लेंगे, तो AXES, ये देखिए उसका प्लूरल फॉर्म होगा। एक्सिस सिंगुलर है, उसका प्लूरल फॉर्म एक्सिस हो जाएगा। एनालिसिस, एनालिसिस। बेसिस, बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। थेसिस, थेसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। ओएसिस, ओएसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। नार्कोसिस, नार्कोसिस। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। एलिप्सिस, एलिप्सिस। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, जब वो सिंगुलर है तो उसका जो साउंड है वो इस साउंड से एंड हो रहा है, एक्सिस, और जब वो प्लूरल है तो उसका साउंड, उस वर्ड का, उस नाउन का साउंड एस साउंड से एंड हो रहा है, एक्सेस। ठीक है, तो आईएस को रिमूव करना है और ईएस को ऐड करना है, किस लिए, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है एवरीवन, और ये जो इरेगुलर नेचर आ रहा है नाउन्स में, इंग्लिश के नाउन में, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो भी वर्ड से, जो भी शब्द दिख रहे हैं आपको, ओरिजिनली इंग्लिश के वर्ड नहीं है, ये सारे वर्ड ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, ये सारी यूनानी भाषा के शब्द हैं, तो उनको प्लूरलाइज करने का तरीका डिफरेंट है। अब इसके पहले वाले पॉइंट में हम जब देख रहे थे, है ना, वो वर्ड्स जैसे कि फंगस, एल्यूमिनस, है ना, जो यूएस सेंड हो रहे थे, वो सारे लेटिन वर्ड्स थे और ये सारे ग्रीक वर्ड्स थे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में कि हमसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा सवाल इस पॉइंट पर आधारित। देखिए एक एग्जाम्पल है, आवर कंट्री इज फेसिंग मेनी क्राइसिस एट प्रेजेंट। वर्तमान में, मौजूदा दौर में हमारा देश बहुत सारे संकटों का सामना कर रहा है। आपको बताना ये करेक्ट है ग्रामेटिकली या इनकरेक्ट। ठीक कहा आपने, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये जो वर्ड, ये जो नाउन है क्राइसिस, ये गलत है। ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश पे, क्राइसिस करके वर्ड होता है ना। अब उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस थोड़े जोड़ेंगे, है ना, क्या करेंगे, पहले आईएस को रिमूव करेंगे, उसके बाद ये जोड़ेंगे, तो इस आईएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्राइसिस का सही प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्राइसिस, क्राइसिस। समझ पा रहे हैं? ठीक है एवरीवन, ये था पॉइंट नंबर 7। हाँ, लेकिन उसका मीनिंग भी देखना जरूरी है। आइए पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग, ओके एवरीवन, पहला वर्ड है एक्सिस, जिसको हिंदी में कहते हैं धुरी या अक्ष। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, ज्योग्राफिकल टर्म है। अगला वर्ड है एनालिसिस, इसको हिंदी में विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण यानी केयरफुल एग्जामिनेशन, है ना, ध्यानपूर्वक किया गया परीक्षण। नेक्स्ट वर्ड इज बेसिस, उसको हिंदी में कहते हैं आधार, यानी कोई प्रिंसिपल या रीजन। क्राइसिस को कहते हैं हिंदी में संकट या कमी,
यानी टाइम ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी, अ टाइम ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी और ऑफ इनएडिक्वेसी। थीसिस यानी शोध प्रबंध, ये एक राइटिंग का लंबा पीस होता है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा जाता है। एंटीथेसिस का सिंपल मीनिंग होता है अपोजिट, यानी विलोम, विपरीत, उल्टा। हाइपोथेसिस को हिंदी में कहते हैं परिकल्पना। ये एक तरह की थ्योरी होती है जो प्रूफ नहीं की गई अभी तक, हाइपोथेसिस। सिनॉप्सिस को कहते हैं सारांश यानी समरी। ओएसिस मरुद्यान है एवरीवन, ये रेगिस्तान का वो जगह होता है जहाँ पर पानी पाया जाता है, जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं। सिंथेसिस यानी मिश्रण या संश्लेषण, संकलन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, जोड़ना। हिप्नोसिस यानी मोह निद्रा, अ मेंटल स्टेट ऑफ स्लीप। आगे है एवरीवन मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण यानी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। नार्कोसिस को कहते हैं बेहोशी, है ना, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। और पैरेंथेसिस को बोलते हैं निपेक्ष वाक्य, एक तरह का सेंटेंस है वो, एक तरह की बात है। और डायग्नोसिस को बोलते हैं रोग की पहचान, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज। और इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं एवरीवन जो आईएएस से एंड करते हैं, इनको हम सिंगुलर मानते हैं। प्लूरल कैसे बनाना है आपने देखा, ये था पॉइंट नंबर 7।